सो बायो में हमारा रिवीजन केवल लाइफ प्रोसेसेस का है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. दैट इज द ओनली वन इन आवर सिलेबस. उसके 4 अलग अलग सेक्शंस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हमें याद होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. दीज आर दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी हमारे सर्वाइवल के लिए भी और हमारे मेंटेनेंस के लिए भी, हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती रहती है उनको रिपेयर करने के लिए भी हमको एनर्जी की भी ज़रूरत है और कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत है. दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय लाइफ प्रोसेसेस. तो हमें हमारी बॉडी में फूड चाहिए, उस फूड का एक्टिव यूटिलाइजेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव भी करना है. ये सब लाइफ प्रोसेसेस में आता है. ठीक है, तो हम बारी बारी से 4 सेक्शन की बात करेंगे. हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे. न्यूट्रिशन में हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे. हम देखेंगे कि किस तरह से ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. और फिर जब हम ऑटोट्रॉफिक हीटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन को ठीक से चैनलाइज कर पाएंगे, तो आफ्टर दैट वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा. ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. अपना NCERT एक बार अच्छे से देख लो. आपने बुक खोल के रखी हुई है. तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन है वाटर लाइफ प्रोसेसेस, वो मैंने आपको बता दिया है. हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे नज़र डाल लें. वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस. ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ लॉट ऑफ सेल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डिफ्यूज़न के लिए ज़रूरी है कि कोई भी सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो. ठीक है, तो अगर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस सेल की सारी सरफेसेस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है. लेकिन ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता. सो दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक टिश्यू और एन ऑर्गन और अ सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन. What criteria do we use to decide whether something is alive? जो alive होगा उसमें कुछ मोशन होगी. There are some symptoms. हाँ, लाइफ के सिम्टम्स होते हैं. कहते हैं कि या तो मोशन होगा, या तो फिर उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूट्रिशन होगा, या तो फिर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो रेस्पिरेशन होगा, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हो सकता है, और उसमें एक्सक्रीशन जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी होगा. और वेरी इंपॉर्टेंटली रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द significant symptoms of having life. So what are outside raw materials used for by an organism for maintenance and repair? उसके लिए ग्रोथ के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी आउटसाइड मटेरियल रिक्वायर होता है. एनर्जी के जनरेशन के लिए भी आउटसाइड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है. What processes would you consider essential for maintaining life? लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस चाहिए हमको, और इन प्रोसेसेस में हमारा एनर्जी बनाने वाली एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन जैसी, और न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. तो न्यूट्रिशन की ही बात हो रही है कि न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन इज एक्चुअली द प्रोसेस adopted by various types of living organisms for supply of nutrients to their bodies. यानी कि बाहर से हमें चाहिए, अपनी बॉडी के बाहर से हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसे हम फूड की तरह से यूज़ कर सकें. फूड का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 एनर्जी प्रोडक्शन, नंबर 2 दैट इज़ फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एंड फॉर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फॉर इम्यूनाइजेशन. हर तरह के काम के लिए हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टाइप का फूड चाहिए. सो आर फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1. कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हम उनको बोलते हैं. इनका मतलब ये वो फूड कंपोनेंट है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है. इंस्टेंट एनर्जी हमको इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट. फिर हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. फिर तीसरी चीज़ होती है कि जो हमारा
फूड का फैट वाला पार्ट है जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है, इसमें हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अगर उनको क्लासीफाई करें तो हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफिज्म मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट जिनमें अपने आप होता है, नरिशमेंट मतलब सप्लाई ऑफ फूड, जिनमें अपने आप हो जाता है मतलब कि वो अपना फूड खुद बना देते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अपना खाना खुद बना ले। ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना ये काम कर सकता है, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया ये काम कर सकता है। हाँ, और ये बात क्लियर है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल प्लांट्स ही करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, और जो प्लांट होगा वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा ही करेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट होने की पहचान नहीं है। प्लांट होना मतलब हैविंग अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो एक हमारे पास एग्जांपल है इस तरह का, कस्कुटा, दैट इज अमरबेल। अमरबेल और कस्कुटा इज व्हाट? दैट इज अ प्लांट विच इज हैविंग अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो एक एक्सटर्नल पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग देम। तो वो प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। प्लांट होगा तो खाना अपना खुद बनाएगा ही बनाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस करेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम बात कर लें कि हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद दिला रहा हूँ मैं आपको, पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा हम पहले चुके हैं, तो आप जल्दी जल्दी याद कर लें कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहला हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है जिसको, जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना फूड ऑब्टेन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जांपल आएगा फंगस, और यहाँ पे खास बात क्या है कि फंगस जो होती है वो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करने से पहले डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब डिकम्पोज करने के बाद जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज़ 1। सेकेंड नंबर इज आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, when one living organism obtains or derives its food from the other living organism without killing it, either externally or internally, it is known as parasitic mode of nutrition. तो जिस बॉडी से फूड लिया जाता है उसको होस्ट बोलते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, अंदर रह करके अगर वो फीड करता है तो हम उसको इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। बाहर रहकर सरफेस से हमारा ब्लड सक कर रहा है या कैसे भी वो हमारी बॉडी से फूड ले रहा है, हम उसको एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, ये सब बातें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हो गई। तीसरा टाइप है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं। सिम्बायोसिस में रहते हैं मतलब कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में या ईज ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि बोथ आर इन म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। 2 एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एक तो लाइकेन, जिसमें एक एल्गी और एक फंगस साथ साथ रहते हैं। एल्गी क्योंकि प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, खाना बनाता है, फंगस को पहुंचाता है, और फंगस मॉइस्चर से कहीं से भी वाटर लेकर के और एल्गी को दे देता है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ एल्गी को कि एल्गी जो कि वाटर में ही रहता है वो कहीं और भी रह सकता है विद फंगस, वो कहीं और भी सर्वाइव कर सकता है। और दूसरा फंगस को फ़ायदा हुआ कि उसको फूड अपने आप से मिल रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। दूसरा एग्जांपल सिम्बायोसिस का लेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल। लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया की खास बात है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर में है उसको नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ये वाटर सॉल्यूबल मिनरल्स बन जाते हैं और वाटर के साथ में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन वो प्योर नाइट्रोजन की फॉर्म में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव गैस है, लेकिन नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में जब वो अंदर जाते हैं तो वो प्लांट के पास चले जाते हैं और प्लांट उसको यूज़ करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स।
ठीक है। तो प्लांट को फ़ायदा हुआ राइजोबियम के रहने का नाइट्रोजन फिक्सेशन की फॉर्म में, और राइजोबियम को फ़ायदा हुआ कि राइजोबियम को एक शेल्टर मिल गया। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है। लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ वेरियस बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम की हेल्प से जब फूड को सिंप्लीफाई किया जाता है तो हम इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये हाईली डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस में भी मिल सकता है और बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा में भी मिल सकता है। हम दोनों के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात कर लें जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस की। लेट अस सी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight to give out 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। तो ये रिएक्शन जो है कहाँ हो रही है, ये प्लांट में हो रही है। प्लांट में क्यों हो पा रही है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि प्लांट सेल्स में स्पेसिफिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है विच हैज़ द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। हम देखते हैं कि कहाँ पे ये मिलता है। ये लीफ का स्ट्रक्चर, इसको ढंग से देख के जाओ। इसमें आप देखें कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। इसमें हमको इसका लीफ ब्लेड दिख रहा है जिसको हम लेमिना बोलते हैं। अपर सरफेस जो है वो सबसे ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस है। यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ये मीजोफिल की सेल्स कहलाती हैं। यहाँ पे बीच बीच में एयर स्पेसेस भी दिख रहे हैं। लोअर एपिडर्मिस में हमको गार्ड सेल्स दिख रही हैं, उनके बीच में ओपनिंग दिख रही है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, ये भी ध्यान रखना। फ्लोएम और जाइलम की लेबलिंग हो रखी है। ये डायग्राम एज इट इज छप के आ गया तो ध्यान रखना, ऊपर फ्लोएम है नीचे जाइलम है इसमें। हाँ, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनको वेस्कुलर बंडल्स को ही हम फ्लोएम जाइलम बोल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 3 स्टेप रिएक्शन है। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी कॉल इट फोटोहाइड्रोलिसिस। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर का लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, फोटोहाइड्रोलिसिस हो गया। फोटोहाइड्रोलिसिस से ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाती है, रिमूव हो जाती है और H+ आयन बनता है, दैट इज टेकन टू द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ NADP, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is a hydrogen ion carrier which takes the hydrogen in the form of NADPH and leaves near the carbon dioxide so that hydrogen and carbon dioxide combines to form C6H12O6, that is glucose। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली। ऊपर के जो 2 स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप्स को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट है, बिना लाइट के नहीं हो सकता। जो बाद वाला है वो बिना लाइट के भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों मिला करके हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो लाइफ प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल होगा, इसको हम एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इससे जो एनर्जी मिली है उसको स्टेप 2 में हम यूज़ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, दैट इज़ नोन एज फोटोहाइड्रोलिसिस। फोटोहाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन तो निकल के चला जाता है और हाइड्रोजन जो होता है दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टेप 3। वहाँ तक उसे लेके गया NADP। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के एक दूसरे के पास आते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज बनाना इसका पर्पस था। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी देता है। और जब ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द लीफ। यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि ये स्टेप्स जो हैं ये बैक टू बैक ऐसे ही हो हर प्लांट्स में, ये ज़रूरी नहीं है। डेजर्ट प्लांट में कुछ अलग तरह से काम होता है। डेजर्ट प्लांट में क्योंकि स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं, अगर स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहेंगे
और डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, सनलाइट तो डे टाइम में ही होती है, तो क्या होगा, तो हम कहते हैं कि नाइट टाइम पर स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. दैट इंटरमीडिएट इज एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट इन द डे टाइम टू मेक ग्लूकोज. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. डेजर्ट प्लांट्स take carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ठीक है. अब हमको कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके लिए हमें हर रिएक्शन में, हर एक्सपेरिमेंट में एक पॉटेड प्लांट चाहिए होता है विद हेल्दी लीव्स, और फिर हम ये बारी बारी से प्रूव करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर क्लोरोफिल ना हो. उसके लिए हमने जो लीफ ली है उसको हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीगेटेड लीफ. वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब हुआ, ऐसी लीफ जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल होता है. तो ये कुछ डेकोरेटेड लीव्स होती हैं, आप मनी प्लांट में देख सकते हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोटन्स में देख सकते हो, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट होता है. हाँ, तो ऐसे कंडीशन में जब आप देखोगे इसको, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ जगह पर तो क्लोरोफिल है, कुछ जगह पर क्लोरोफिल नहीं है. अगर क्लोरोफिल कुछ ही जगह पर है, बाकी जगह पर नहीं है, तो जहाँ पर क्लोरोफिल है वहीं पर स्टार्च बनेगा, बाकी जगह पे नहीं बनेगा. हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले डीस्टार्च करते हैं अंधेरे में रख के फॉर अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स. 48 to 72 आवर्स के बीच में, यानी 2 से 3 दिन के लिए जब आप उसको कंप्लीट डार्क में रखोगे तो उसमें जो स्टोर्ड स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के या स्यूक्रोज में कन्वर्ट होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसमें स्टार्च खत्म हो जाएगा. इसको बोलते हैं डी स्टार्च करना, यानी स्टार्च को खाली कर देना. अब स्टार्च खत्म हो गया है तो हम उसको फिर से लेकर के जा रहे हैं सनलाइट में. सनलाइट में उसको ले जा करके रख देते हैं. अब हम देखते हैं कि आफ्टर 5 to 6 आवर्स उसको लाइट में रखने के बाद जब हम वापस लेकर के आएंगे तो उसमें से किसी भी एक लीफ को प्लग करके उसे पहले वाटर में बॉईल करके, जिससे कि उसकी सेल्स लूज हो जाएं, फिर उसके बाद उसको इनडायरेक्टली अल्कोहल में बॉईल करके कि वो उसके अंदर जो क्लोरोफिल भरा हुआ है वो डिज़ोल्व होकर के निकल जाए. जब उसे वापस से वॉश करके और उस पर आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं जो कि खुद रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है सिर्फ उस जगह पर जहाँ पर पहले से क्लोरोफिल था. वी कैन सी जिस जगह पे क्लोरोफिल था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उस सब जगह पर ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है. दैट मीन्स स्टार्च सिर्फ वहीं बनता है जहाँ पर क्लोरोफिल होता है. दैट प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. Similar type of experiment is done for carbon dioxide also. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट किया जाता है. इसमें हमने 2 गैस जार रखे हुए हैं, एक में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, इसको एयर सील किया हुआ है और दोनों को सनलाइट से एक्सपोज किया हुआ है. मतलब KOH जो है वो इस बेल जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर तो उसे मिला हुआ है इस पॉट में से और सनलाइट उसको मिल रही है. लेकिन हम देखते हैं कि इन लीव्स में सेम तरीके से हम जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि लीफ जो है उसका ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होता. यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर ना होना मतलब यहाँ पर स्टार्च ना होना, और स्टार्च ना होना मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी. दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फिर यही एक्टिविटी हम सनलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सनलाइट के लिए यूज़ करने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें हम लीफ के दोनों साइड में, जो लीफ हमें मिली है उसके दोनों साइड में इस तरह से क्लिप से, विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स, हम ओपेक पेपर्स लगा देते हैं. दोनों साइड से सरफेस को पार्शियली कवर कर देते हैं. मतलब लीफ जो है उसके कुछ पार्ट तो ओपन है, कुछ पार्ट क्लोज्ड है, और इस तरह से हम डिस्चार्ज करने के बाद में प्लांट को रख देते हैं 5 to 6 आवर्स सनलाइट में. फिर उसके बाद इस प्लांट को अंदर ला करके और लीफ को प्लग कर देते हैं. तो क्या होगा, हम दोनों तरफ से
जो कवर है उसको हटा करके उसको फिर वैसे ही वाटर में बॉईल किया तो सेल्स लूज़ हो गई, फिर उसको हमने अल्कोहल में बॉईल किया तो डीकलराइजेशन हो गया, मतलब उसका क्लोरोफिल रिमूव हो गया, और फिर फाइनली उसे क्लीन करके हम आयोडीन के ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो फिर हमें क्या दिखता है कि जहाँ पे हमने कवर कर दिया था वहाँ पे क्योंकि स्टार्च नहीं था तो वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, बाकी सब जगह ब्लू ब्लैक कलर आ गया। हाँ, इन द सेम लीफ कुछ जगह पर ब्लू ब्लैक हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, हम थोड़ी सी फास्ट पेस पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अपनी बुक खोल के बैठें और देखते रहें। आपको सारे डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखने हैं, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गार्ड सेल का रोल बताता है इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर हमको अंदर दिख रहा है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप्ड सेल्स, इनमें खुद का भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता ही है। और एपिडर्मल सेल से आने वाला वाटर जो है इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है। तो वाटर कंसंट्रेशन चेंज कर देता है का मतलब क्या हुआ कि वाटर इनके अंदर जब ज़्यादा हो जाएगा तब ये प्रेशर से खुल जाती है। स्टोमेटा ओपन होता है जब गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करता है फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, और ये बंद हो जाती है जब वाटर निकल जाता है और प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो गार्ड सेल्स इस तरह से आपस में, इनकी जो इनर वॉल्स हैं आपस में मिल जाती हैं और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हो गई एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। अब हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इनमें दो चीज़ें देखेंगे। एक तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अमीबा में मिलने वाला है। हमने हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बाकी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिम्बायोसिस उसकी बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, एक अकेला सेल है, इनगल्फ कर रहा है अपने प्रे को, और हम इस तरह से जब इनगल्फ करता है कोई सेल किसी सब्सटेंस को तो हम इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया आप छोटी क्लासेस से जानते हो, फॉल स्वीट को बोलते हैं। ये पकड़ लेता है, एंगल्फ कर लेता है किसी भी फूड को, और अंदर जाने के बाद बन जाती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इज फिल्ड विद एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स अमीबा के अंदर डाइजेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ये फूड वैक्यूल गायब हो जाती है। जो अनडाइजेस्टेड है वो सरफेस से रिमूव हो जाता है, जो डाइजेस्टेड है वो असिमिलेट हो जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेकिन इन मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अस दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि उनको टू स्टार्ट विद इंजेशन, फूड का बॉडी के अंदर जाना इज नोन एज इंजेशन, देन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना दैट इज डाइजेशन, फिर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड दैट इज असिमिलेशन, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी दैट इज इजेशन। ये 5 स्टेप्स में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की, तो हमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। इस डायग्राम को ध्यान से देख लें, और हर जगह पे हमें पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम है और हर एंजाइम का फंक्शन पता होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ देखें कि बकल कैविटी, माउथ, उसमें क्या हो रहा है, मैस्टिकेशन, वहाँ पे टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मैस्टिकेशन और च्यूइंग, जिसकी वजह से लार्ज फूड पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या फ़ायदा, इसकी वजह से सलाइवा का एक्शन प्रॉपरली हो पाएगा फूड, मैस्टिकेटेड फूड पर। तो सलाइवा में एक एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, इस एंजाइम को बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट करना। और अब ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बन गया है तो डाइजेशन की प्रोसेस, इसका मतलब हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो वी शुड च्यू इट प्रॉपर। टंग का फंक्शन है सलाइवा और मैस्टिकेटेड फूड को आपस में प्रॉपरली मिक्स करना, सो दैट द एंजाइम कैन वर्क प्रॉपरली। ठीक है। अब इसके बाद ये मैस्टिकेटेड फूड जो होता है इसको हम बोलस बोलते हैं। ये बोलस
फेरिंग्स में होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये चला जाता है अंदर ईसोफेगस में, विच इज़ अ मस्कुलर पाइप, और उसकी जो मसल्स होती हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, उसकी वजह से फूड यहाँ पर स्टिक नहीं हो पाता, नीचे फिसल जाता है। फूड को फिसल कर नीचे जाने के लिए हेल्प एक और चीज़ कर रही है, दैट इज़ सलाइवा, विच मेक्स इट स्लिपरी। उसको वेट कर देता है, स्लिपरी कर देता है, तो फूड इजीली फिसल के हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में हमारे पास स्टमक की वॉल पे एक तो है ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करता है। HCl जो है उसके 4 फंक्शंस याद रखें। नंबर 1, टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज। जो काम कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज, उसको टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करता। Number 2, creating acidic medium inside the stomach. Number 3, activating the proteolytic enzymes in the stomach. Proteolytic enzymes मतलब वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले हैं। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को ये उसको जो इनएक्टिव होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। और चौथा, अगर कोई जर्म्स आ गए हैं अंदर, कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ गया, तो उसको किल कर देता है। किल्स द जर्म्स इफ एनी। हाँ, नंबर 2 सेल्स आर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स रिलीज करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। पेप्सिन का काम है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टमक में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी चीज़ होती है म्यूकस ग्लैंड्स, जिसमें से म्यूकस निकलता है, और म्यूकस जो है वो एक जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस है, जो कि इनर वॉल ऑफ द स्टमक को पूरी तरह से कवर कर लेता है, सो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। अगर आएगा तो वो करोजिव है और हमारे स्टमक की वॉल पर पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए म्यूकस उसको अच्छे से इंटरनली कवर करके रख देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही होती है, जो वॉल ऑफ द स्टमक है उनका भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट है, जिसको हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट से सारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड के साथ में प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन इफेक्टिवली हो पाता है। यहाँ से अब बाहर निकलेगा, स्टमक से जब ये बाहर निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, तो यहाँ पर एक मसल है जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। हाँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इसको बंद करके रखता है स्टमक की ओपनिंग को, और फूड को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करने देता। अब यहाँ पर सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं। एक ग्लैंड हमें यहाँ दिख रही है, इसको लिवर बोलते हैं। हाँ, लिवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जो इसके साथ में एक छोटा सा पाउच बना हुआ है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, विच स्टोर्स बाइल। हाँ, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर, and bile is very important, like HCl was acting an important role in support of digestion in the stomach. Small intestine में bile का बड़ा important role है। Bile juice is secreted by liver and stored inside the gallbladder. क्या करेगा bile? Bile का function number 1, it creates the alkaline medium in the small intestine। हाँ, क्योंकि पेनक्रियाज से जो आने वाले एंजाइम्स हैं जो कि फाइनल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फूड के, वो एक्टिवेट ही तब होंगे जब यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में वो काम ही नहीं करते। तो यहाँ पे स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा, बाइल जूस निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और काम क्या कर रहा है? अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर रहा है। इधर पैनक्रियाज है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स फाइनल डाइजेशन, लाइपेज फॉर लिपिड्स फाइनल डाइजेशन, एंड द ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स फाइनल डाइजेशन। तो फाइनल डाइजेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने वाला है, फैट से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनने वाले हैं, और प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनने वाले हैं। ठीक है, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। और देखें कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि वो एक्टिवेट करता है इन एंजाइम को। दूसरा जो वो है
एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करके कर क्या रहा है वो, इट एक्टिवेट्स द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को वो एक्टिवेट कर रहा है। अगर वो इनएक्टिव रहेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट थर्ड फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट द लाइपेज कैन एक्ट अपॉन देम इफेक्टिवली। हाँ, तो इस तरह से बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्रीटेड बाय लिवर, स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में वो आया है विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट कॉल्ड हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर डक्ट दैट इज नोन एज बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट, लिवर, पैनक्रियास, ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एनस, रेक्टम, ये सब लेबलिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपको नोट करना है। यहाँ अपेंडिक्स दिख रहा है विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारी बॉडी में जिसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अब क्या होगा, फाइनल डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल फेज में ही, और उसके बाद जो लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई which are supplied with dense network of blood capillaries। तो ये डाइजेस्टेड फूड अब हाईली कन्वोल्यूटेड स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे सरकता हुआ चलेगा, और प्रॉपर टाइम मिलेगा इन विलाई को एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का इनटू द ब्लड। तो अब डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो गई है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। ये एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन चलता रहता है, फूड पूरी तरह से धीरे धीरे चलता हुआ ब्लड के अंदर चला जाता है जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है। तो विलाई का फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ये डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये एब्जॉर्ब फूड कहाँ जाएगा, ये ब्लड के साथ जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अपने साथ में जो डाइजेस्टेड फूड लेके गया है, दैट फूड इज लेफ्ट इन बिटवीन द सेल्स इनटू द टिश्यू फ्लूइड, फ्रॉम देयर द सेल्स टेक देम अप, वो सेल्स में एंटर कर जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इस तरह से हमारा असिमिलेशन प्रोसेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल्स, ये पर्पस हमारा पूरा होता है। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर सेल को एक ही टाइम में इक्वल अमाउंट में इतनी सारी सेल्स होने के बावजूद एक ही टाइम में सबको फूड मिल जाए, एक साथ फूड मिल जाए, किसी को भी फूड की शॉर्टेज ना हो। और फिर ये बचा हुआ फूड जो है जिसमें से एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब जो चीज़ है उसको विलाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, अब इसमें पानी फिर भी बचा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे भी विलाई होती हैं, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती रहती है। हाँ, और अब एंड में जो बचता है वो एब्सोल्यूट वेस्ट है, वाटर जो काम की चीज़ थी वो भी उसमें से निकाल ली गई है, और जो बचा हुआ है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो अब डाइजेशन जिसका नहीं हो पाया है, अब वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, वो रेक्टम में जा कर के इकट्ठा हो जाता है और एनस के थ्रू पीरियोडिकली निकाल दिया जाता है। हाँ, एनस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टम विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर स्फिंक्टर मसल दैट इज नोन एज एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ऑल द एंजाइम्स बकल कैविटी में मिले, स्टमक में मिले, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिले, उनके नाम, उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जिनमें सैलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और सपोर्टिव पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इन सब के भी एक्शन पता होने चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या सिक्रीशन है, क्या क्या करते हैं वो, बाइल क्या है, HCl क्या है, इस तरह के जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं वो सब के क्या फंक्शंस है डाइजेशन में, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स respiration. Respiration is actually a chemical process takes place inside the cell. सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है, और इस सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलने वाली है। तो हमारा जो ग्लूकोज बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मिलेगी। इंटरेस्टिंगली दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यानी कि यहाँ पर
प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस के थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और जो वहाँ पर रिएक्टेंट्स थे वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही रिएक्टेंट्स थे, यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स हैं। साथ में यहाँ पे एनर्जी बनती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो फोटोसिंथेसिस था वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फिगर में क्या दिखा रहे हैं कि लाइम वाटर में हम फूंक मार रहे हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसका मतलब लाइम वाटर मिल्की कब होता है आपको मालूम है, आप एसिड बेसिस में भी पढ़ चुके, आप केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ चुके। लाइम वाटर मिल्की कब होगा, जब लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, और वो क्योंकि बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक, तो इनके बीच में काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एक मिल्की वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दैट इज अ सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या बता रही है कि हमारी एक्सहेल्ड एयर में, हाँ, जो एक्सेलेशन करते हैं हम, जो ब्लो करते हैं एयर, उस एक्सहेल्ड एयर में लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो सकती है। हाँ, तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट आपका जो है ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म, इसका होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। इससे पायरुवेट बनता है विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ओनली 2 ATP। अब 3 अलग अलग पाथवेज हैं। एक तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी प्रोसेस से बनती है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 36 ATPs देता है। तो दैट इज अ ह्यूज सम। ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है। एक ATP 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर एनर्जी देती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और सेल को एनर्जी एक्चुअली ऐसे ही मिलती है, सेल अपने काम उसी एनर्जी से कर पाती है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट दिस इज फर्मेंटेशन, दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके प्रोडक्ट्स हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यहाँ पे केवल 2 ATP एनर्जी मिलने वाली है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। हाँ, और तीसरी चीज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हमारी मसल सेल्स में शॉर्टेज हो गई है ऑक्सीजन की, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ तो बहुत हो गया हुआ है, लेकिन सप्लाई शॉर्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होगा। हाँ, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना हमारे मसल में जब होता है तो हमको मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे ATP के बारे में जानकारी दी है, आप देख लेना। 30.5 किलो जूल पर मोल मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी बातें छोटी छोटी हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, द डायरेक्शन, ये आपका है पेज नंबर 103। इसको आप पूरा ही देख लो। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion air. They can go into cells or away from them, or and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirements of the plants. At night when there is no photosynthesis occurring, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन तो मे भी, डार्क रिएक्शन तो मे भी हो रहा होगा, लेकिन लाइट रिएक्शन यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटीज गोइंग ऑन। रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये बात हम समझ गए, लेकिन रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो क्योंकि
फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसलिए रिलीज़ हो जाती है, और डे टाइम में जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है दैट इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड देयर इज़ नो CO2 रिलीज। दिन के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट दिस टाइम। तो हम कहते हैं कि डे टाइम में पेड़ के नीचे बैठो तो अच्छा है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं वो, लेकिन नाइट टाइम में हमको पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। एनिमल्स have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment और for getting rid of carbon dioxide। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशेस का ब्रीदिंग रेट या एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनके सराउंडिंग्स में जो वाटर है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में मैक्सिमम 5% ऑफ एनर्जी ही हो सकती है। हाँ, ओनली 5% ऑक्सीजन ही हो सकती है। तो ये 5% ऑक्सीजन को लेने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे सराउंडिंग्स में या टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 21% की रेंज में होती है, दैट इज़ अ बिग अमाउंट। तो उसको एब्जॉर्ब करना हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है। अब ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके लिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन नहीं होता है, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनसाइड द लंग्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखें, इसकी लेबलिंग देखें, बहुत डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। ये नेसल पैसेज माउथ कैविटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, तो यहाँ पे हम नेजोफेरिंग्स की बात करेंगे। लेरिंग्स इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज एक्चुअली द विंड पाइप जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। यहाँ से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई दोनों लंग्स में गए और लंग्स में जाकर के फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गए। ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई में चले गए। यहाँ पे डायफ्राम है, दैट इज अ मस्कुलर शीट विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रिब्स आर द प्रोटेक्टिव बोन्स जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ना सिर्फ इसको मतलब लंग्स को बल्कि हार्ट को भी। ये कार्डियोथोरैसिक कैविटी है और यहाँ पे हो क्या रहा है कि डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है अप एंड डाउन। हाँ, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो फ्लैट हो जाता है, उस समय रिब्स आउटवर्ड्स मूव करती है, स्टर्नम अपवर्ड मूव करता है और वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स मैक्सिमाइज हो जाता है। हाँ, उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाता है। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का मूवमेंट होता है एयर का। एयर अंदर आती है, इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। ये डायफ्राम जब ऊपर चला जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है, तो पुश करता है लंग्स को। ऐसे में रिब्स भी अंदर जाती है, स्टर्नम भी अंदर जाती है और हाई प्रेशर एरिया इनसाइड द लंग्स इज क्रिएटेड, दैट इज अल्टीमेटली रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आउट ऑफ द बॉडी चले जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन। एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। हाँ, इनहेल एयर में हमारे सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी कम होता है, लेकिन जो एक्सेल्ड एयर है उसमें 14% से ज़्यादा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर जो ट्रैकिया है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, उनका क्या रोल है? वो एट द सेम टाइम इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसको जब एक्सेलेरेशन होता है, हाँ, जब एयर बाहर निकल जाती है तब कोलैप्स नहीं होने देता। और दूसरा, ये फ्री नेक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी जगह बोन होती कार्टिलेज की जगह तो रिजिड होता और फिर नेक का मूवमेंट मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे नेक का मूवमेंट भी हो रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है फ्रॉम कोलैप्सिंग, अगेंस्ट कोलैप्सिंग। अंदर लंग्स में इवन आफ्टर एक्सेलेरेशन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये बात भी पूछी जाती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता एट द टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन एंड इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि हार्ट से ब्लड तो फिर भी आता रहता है, आपने एक्सेलेरेशन किया या इनहेलेशन किया, उसका हार्ट की रिदम से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट अपने खुद के रिदम के हिसाब से और बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीट करता है। तो ये हमारा इनहेलेशन एक्सेलेरेशन मिला करके हमारा एक ब्रीदिंग साइकिल बनता है और इस तरह से हमारी ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। हम कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन
breathing and respiration. Respiration is a chemical reaction, breathing is a mechanical one. एक मैकेनिकल प्रोसेस है. जो ब्रीदिंग होती है वो केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है, जबकि रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड. अब हम देखें कि यहाँ पर एल्वियोलाई की हमने बात की थी कि एल्वियोलाई जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पाउचेज हैं जिनके अंदर डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है. यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेके आया है वो हार्ट से लंग्स में गया है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. वो जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जब ब्लड जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जाते हैं. ठीक है. साथ में उसका इम्पॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेना. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें एक रेड पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं. तो ये रेड पिगमेंट जो होता है ये हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के अंदर है और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन करेगा. फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाएगा और हार्ट से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर देयर. वन इज कि अगर हम इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम पूरा लंग खोल करके और उसको स्प्रेड आउट कर दें एल्वियोलर सरफेस को, तो इट वुड कवर अबाउट 80 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, है ना. इट इज़ अ ह्यूज वन. ऐसे ही एक बात ये लिखी हुई है, इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिफ्यूज़न से एक सेल से दूसरी सेल अगर ऑक्सीजन जाती तो 3 साल लगते फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से इतनी सारी सेल्स हैं बीच में कि टो तक लंग्स से मूव करने में ऑक्सीजन को 3 साल का टाइम लग जाता. दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव अ सेपरेट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन. Not like this. Diffusion जो है that is successful in unicellular living organisms, but this is not successful in organisms like us. Multicellular में ये successful नहीं होता है. तो respiration भी आपका complete हो गया. अब हम देखें ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मटेरियल को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है. ये हर तरह का मटेरियल हो सकता है. ये फूड हो सकता है डाइजेस्टेड, ये हो सकता है ऑक्सीजन, ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हार्मोन्स हो सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पार्ट ऑफ द बॉडी होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, दैट इज़ अ टिश्यू, उसके बारे में हमको पढ़ना है. ब्लड वेसल्स के बारे में हमको पढ़ना है. और एक ऑर्गन है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है. वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस. ये सब चीज़ों के बारे में हमें पक्के से पता होना चाहिए. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसे होता है बारी बारी से, क्या करता है एक्चुअली, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है. अगर हम ब्लड को देखें तो हम कहते हैं ब्लड इज़ अ लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है जिसको हम ब्लड बोलते हैं वो प्लाज्मा और उससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है. कोई भी कनेक्टिव टिश्यू ऐसे ही होता है, उसमें ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स है. इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा बोलते हैं. इस प्लाज्मा में सेल्स डूबी हुई हैं, फ्लो कर रही हैं. आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं और प्लेटलेट्स हमारा क्लॉटिंग करते हैं और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोकते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. थ्रोम्बस मतलब क्लॉट. फिर दूसरी चीज़ होती है ब्लड वेसल्स. अगर हम देखें एक ये डायग्राम हमें दिखता है, इसमें दोनों तरह की ब्लड वेसल्स दिखती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. ब्लू कलर से वेन्स दिखाई जाती है, रेड कलर से आर्टरीज दिखाई जाती हैं. Arteries and veins are the major blood vessels which are connected to each other at various places in the body by the smaller blood vessels known as capillaries. तो सबसे पहले तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में 6 डिफरेंसेस हैं. वो डिफरेंसेस देखें आप कि जो आर्टरीज हैं दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, चाहे कैसा भी हो, ऑक्सीजनेटेड या डी ऑक्सीजनेटेड, दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. Vena cava is the largest vein which takes the blood from throughout the body, all the veins, and take it to the right side of the heart. हार्ट हमारा जो कि एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है, उसका राइट हैंड साइड का जो ऑरिकल है उसमें या एट्रियम है उसमें
वीना कावा अपना सिक्रीशन छोड़ देती है। हाँ, तो हम कहते हैं कि वेन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेकर के आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आने वाली भी वेन है, उसको हम पल्मनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो आर्टरीज होती हैं, अब हमने कहा कि दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ज़्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाँ, एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स लेके जाते हैं और द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लेकर के जा रहा है बेसिकली हमारा जो हमारी जो ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही थी, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वीना कावा लेकर के आई थी हमारे हार्ट में, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द लंग्स सो दैट दिस कैन बी ऑक्सीजनेटेड लेटर। तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और फिर हम कहते हैं वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के चलती है, लेकिन वहाँ पे भी एक्सेप्शन है। वहाँ एक्सेप्शन पल्मनरी वेन है, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये इन एक्सेप्शन को छोड़ करके आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो रेस्पेक्टिवली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तीसरी बात जो है, तीसरा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स की, आर्टरीज जो है वो क्योंकि ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाते हैं, यानी हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड आर्टरीज में एंटर करता है, और ये आर्टरीज में जब ब्लड एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाँ, हम कहते हैं इसलिए आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं और फ्लेक्सिबल या इलास्टिक वॉल्स होती हैं, जबकि वेन्स की वॉल्स में ऐसी इलास्टिसिटी नहीं होती, ऐसी थिक वॉल्स नहीं होती, थिन वॉल्स होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बहता ही नहीं है। हाँ, देन द नेक्स्ट वन कि जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्योंकि ब्लड इतना प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो हम कहते हैं कि इट हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, वेन्स में देयर इज़ लो ब्लड प्रेशर। हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आर्टरीज में वाल्व्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिडायरेक्शन फ्लो वैसे ही बनता रहता है। लेस देन 1 सेकेंड में हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है और नया ब्लड फिर से आ जाता है, तो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो का कोई चांस नहीं है। तो आर्टरीज के बीच बीच में वाल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स के बीच बीच में वाल्व्स होते हैं, क्योंकि वेन्स धीरे धीरे ब्लड को लेकर के आ रहा है, कोई पंप नहीं हो रहा है पीछे से, तो वो इस ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर वो बहने लगे तो रोक भी नहीं सकता। ग्रेविटेशन भी इनफैक्ट खींच रहा है उस ब्लड को, तो ऐसी कंडीशन में वाल्व्स इंश्योर द यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि वेन्स में मिलते हैं और हार्ट में मिलते हैं। ठीक है, फिर लोकेशन देखें तो आर्टरीज आर डीप सीटेड एंड वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड। These are the differences between arteries and veins। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल थिक, एक सिंगल सेल की मोटाई वाली एक ब्लड वेसल है जो हर वहाँ पे होती है जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलते हैं। आर्टरीज से ब्लड आता है, कैपिलरीज देती हैं और उस ब्लड को बाद में वेन्स को दे देती हैं। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी यानी ह्यूमंस की बॉडी या वर्टिब्रेट्स की बॉडी, या वर्टिब्रेट्स की भी नहीं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मैमल्स की बॉडी और बर्ड्स की बॉडी, दैट इज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी जैसा भी इन्वायरमेंट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी यूज़ करना पड़ती है। दैट इज़ वाई वी हैव अ हार्ट दैट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। हाँ, इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, ये दोनों ऊपर वाले एट्रिया, ये दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल्स, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आपस में मिक्स ना हो, इसके लिए बीच में एक सेप्टम है। हाँ, सेप्टम एक ऐसी वॉल है जो दोनों को अलग रखेगी हमेशा। इसमें वीना कावा से ब्लड आता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर से, फिर ये जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी, और फिर लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होकर के विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। वहाँ से वाल्व हैं जिनको हम मिट्रल वाल्व्स बोलते हैं या फिर बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, उनसे होकर के ये यहाँ चला जाता है, यहाँ पे आयोटल वॉल्व में होकर के वो आयोटा में चला जाता है, आयोटा से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में राइट हैंड साइड में आता है, फिर उसके बाद
एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल उसे पुश कर देता है इनटू द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल इज द चैम्बर विच इज स्लाइटली बिगर एज कम्पेयर टू अदर्स एंड हैज थिकर वॉल्स, बिकॉज इसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है। हाँ, तो ब्लड पूरी बॉडी में इस तरह से पंप हो रहा है, लेकिन दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस इन द हार्ट इन दिस प्रोसेस। हम कहते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत है और 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत है। बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर दैट। तो ऑक्सीजन हार्ट से लंग्स में जाती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजनेटेड फिर हार्ट से पूरी बॉडी में चला जाता है, पूरी सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दिस इज एंड एक छोटी सी बात ब्लड प्रेशर के बारे में। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। हाँ, तो आर्टरीज की वॉल में अंदर की तरफ से ब्लड जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दिस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से पता किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर इज अ रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर ह्यूमन बॉडी। 2 types of blood pressures are there. One is systolic blood pressure जो ventricular systole के बाद क्रिएट होता है। इस समय ब्लड पुश किया गया है आर्टरीज में, इसलिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी तरह से ये जो जब डायस्टोल हो रहा होता है, हार्ट जब फैल रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, उस समय जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है। उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस्पेक्टिवली सिस्टोलिक 120 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ठीक है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं एंड दिस इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियल में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। इसका हार्ट पर भी असर पड़ता है और आर्टरीज से रप्चर भी हो सकती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज हो सकता है। तो ब्लड वेसल, हार्ट, हमने सारी बातें कर ली हैं। प्लेटलेट क्या काम करता है ये भी हमें पता चल गया। लिम्फ को एक बार देख लो। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces of the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. Apart from that, lymph में lymphocytes होती हैं जो कि जो इनके लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनके मिलने से लिम्फ नोड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो स्टोर्ड रहती हैं, है ना। लिम्फ नोड्स आर द प्लेसेस वेयर लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमारे ऊपर किसी पैथोजन का अटैक होता है, तो हमारे ब्लड की लिम्फोसाइट्स थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हो जाती है, तो उस समय क्विक सप्लाई ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम काम आता है। तो हम कहते हैं लिम्फोसाइट हमको बचाता है, सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को या स्ट्रेंथन करता है इम्यून सिस्टम को। प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है। एक तो वाटर का, वाटर प्लस मिनरल का, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ऐसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो स्टेम होता है उसके अंदर जाइलम होता है। जाइलम की जो वेसल्स हैं उसमें अब्जॉर्ब्ड वाटर प्लस मिनरल जो हैं रूट से वो लोअर स्टेम तक तो आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन मतलब इवापोरेशन, जब स्टोमेटा खुलते हैं तो इवापोरेशन होता है
और जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है वेपर की फॉर्म में। इससे अंदर जो वाटर स्टेम है उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक सक्शन प्रेशर लगता है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सक्शन प्रेशर वाटर ट्रेवल्स टू द हायर पीक्स ऑफ द ट्री। तो दिस इज 3 बातें इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद कर लो। एक तो ये दिस इज परफॉर्म बाय द डेड सेल्स, जाइलम की जो डेड सेल्स हैं जिनको हम वेसल्स और ट्रकीट्स बोलते हैं, उनके थ्रू ये ऊपर की तरफ जाता है, एक बात। हाँ, दूसरी बात, क्योंकि ये डेड सेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, ये अपनी एनर्जी कोई खर्च नहीं कर पाता, इसलिए इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें प्लांट की एनर्जी खर्च नहीं होती है। तीसरी बात याद रखें कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे आने का कोई सिस्टम है ही नहीं, है ना। तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। इसी तरह से ये यहाँ पे जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जाइलम। अब इसी तरह से जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। हाँ, फूड कहाँ पे है, लीव्स के अंदर है, उसको और उन सब जगह पर लेकर के जाना है जहाँ पर लिविंग सेल्स हैं जिनको ज़रूरत है। तो उसके लिए दूसरा टिश्यू काम में आ रहा है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल होती है जिसकी 2 खास बातें हैं। एक तो उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, यानी छोटे छोटे छेद वाली प्लेट्स होती हैं, इनके थ्रू फूड मूव कर सकता है। दूसरा, ये ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसका सर्वाइवल जो है दैट इज सपोर्टेड बाय अनदर सेल दैट इज नोन एज कंपेनियन सेल, वो इसके बराबर में होती है और इट टेक्स केयर ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फ्लोएम ऑफ द सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब क्योंकि एक लिविंग सेल है तो वो फूड के ट्रांसपोर्ट में सेल का एनर्जी खर्च करवाती है, मतलब अपनी एनर्जी, प्लांट की एनर्जी खर्च करवाती है, और इस वजह से जो फूड है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो कर पाता है, दोनों तरफ मूवमेंट कर पाता है। ठीक है ना। तो फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। अब लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, जो कि सेल में बना हुआ मेटाबोलाइट है, जो कि डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, या हो सकता है कि वो कुछ टॉक्सिक भी हो, कुछ नुकसान करने वाला भी हो। इन एनी केस बॉडी को इसे बाहर निकालना है। इसके लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनीज आती हैं दो, हाँ, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी होती है, राइट किडनी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। ये यहाँ से यूरेटर्स निकलते हैं विच आर द ट्यूब्स, क्योंकि इसमें यूरिन बनेगा तो उसे लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में डाल देंगे। यूरेथ्रा इज द ओपनिंग, यूरेथ्रा इज द ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर किडनीज के अंदर देखा जाए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर किडनीज के अंदर देखा जाए तो किडनीज के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसे भी आप बहुत ध्यान से देख लें। नेफ्रॉन में यहाँ पर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमैंस कैप्सूल, और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एक तरफ से ब्लड लेके आ रही है, दूसरी तरफ से लेके जा रही है। तो जो ब्लड लेकर के आई है रीनल आर्टरी वो ग्लोमेरुलस में चली गई है, उसका ल्यूमेन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था रीनल आर्टरी की, वो ब्रांच जो लेके आई है, और जो लेके जा रही है जिसको एफरेंट ब्लड वेसल बोलते हैं, इफरेंट ब्लड वेसल बोलते हैं, जो ब्लड को लेकर के जाती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, तो इस वजह से ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ग्लोमेरुलस इस नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स को बोलते हैं, रीनल आर्टरीज की दोनों ब्रांचेस के बीच में जो है, और यहाँ से फिर एक्सेसिव प्रेशर की वजह से रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस होता है। तो यूरिया और यूरिक एसिड निकल जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू बोमैंस कैप्सूल में। यूरिया, यूरिक एसिड तो निकलना ज़रूरी था, वो तो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इसीलिए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। लेकिन बाकी इसमें 4 काम की चीज़ें और चली जाती हैं, वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स एंड द अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं। तो ये चारों काम की चीज़ें हैं, इनको बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनको बॉडी में ही रहना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, इन सच अ वे कि ये सारे नेफ्रॉन में से
एब्जॉर्प्शन करेंगे फूड का और फूड एब्जॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन को दे देंगे, जो कि उस ब्लड को लेकर के चला जाएगा हाँ किडनी में, किडनी के बाहर वीना कावा को दे देगा विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन। और जो बाकी एब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सारी चीज़ें निकल गई हैं, काम की चीज़ें जो थी वो ब्लड में चली गई हैं। अब जो बचता है वो केवल यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर बचता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। दैट यूरिन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट एंड दैट इज रिलीज्ड इन द किडनीज। जिस एक रीजन होता है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं या पेल्विक रीजन बोलते हैं, उस पेल्विस से वो बाहर निकल जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से फिर वो ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसे पीरियोडिकली बाहर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक आर्टिफिशियल किडनी है बेसिकली है, इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन हमने बनाया है विच इज़ हैविंग द सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड ऑफ द पेशेंट। हाँ, उसकी किडनी नहीं काम कर रही तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी लगा के दे रहे हैं। हाँ, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। हमने कैसा डायलाइजिंग फ्लूइड बनाया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर हो, लेकिन उसमें यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होता है। अब ब्लड जो होगा वो प्योरीफाई हो जाएगा। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे ना रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल है ना रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है। तो very interesting fact again, normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। हमारी बॉडी में अदरवाइज ब्लड ही केवल 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है, और ये 180 लीटर का इनिशियल फिल्ट्रेट किडनीज से निकलता है। लेकिन उसमें से however the volume of actually excreted is that is urine is only a liter or 2, 1 से 2 लीटर के बीच में ही रहता है ना। तो बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि 180 लीटर में से अप्रॉक्सीमेटली 178 to 179 लीटर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इज सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी। हाँ, तो ये हमारी बॉडी का एक्सप्रेशन बस इतना ही है। नेफ्रॉन का डायग्राम जो है वो आप बहुत ध्यान से विद लेबलिंग याद कर लो, जिससे कि किसी का नाम पूछा जाए तो आप बता सको। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में द स्ट्रेटजीज विच आर अडॉप्टेड बाय द प्लांट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, उसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वाटर या ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर या ऑक्सीजन उनको हम स्टोमेटा से ओपन करते हैं। दे कैन गेट rid of excess water by transpiration. Oxygen, we have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. For other ways, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and they can even lose some parts such as leaves. विल्टिंग की प्रोसेस में लीव्स को भी गिरा देते हैं। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves that fall off, यानी विल्टिंग में गिर जाते हैं। Other waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem, and plants also excrete some waste substances into the soil around them. हाँ, तो ये आपका चारों के चारों प्रोसेस, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन भी हो गया। हाँ, तो आई होप आपकी अब पूरी तैयारी हो गई है। बहुत अच्छे से आप सब कुछ रिवाइज कर लो, एक बार नज़र से निकाल लो, आराम से टाइम पे सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और फ्रेश होकर के सुबह उठो। एक बार थोड़ा सा चेक पॉइंट्स जो हम आपको भेजते हैं उन चेक पॉइंट्स पर एक बार फिर से काम कर लो और इसको छोड़ दो। एग्ज़ाम देने में अपना सारा फोकस लगाओ। जो 90 मिनट्स आप लगाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, दे आर द की। उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उस समय आप फ्रेश होने चाहिए, आपका उस समय बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक। इस बार जिस तरह का मौका है हमारे पास वैसा कभी भी नहीं था।
वी विल गेट 40 on 40 मार्क्स वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस, इतना रिलैक्सेशन दे दिया है कि हम हर सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। हाँ, हमें जहाँ भी कंफ्यूजन होगा, और आई एम 100% श्योर हमारी तैयारी इस तरह की है कि हम बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने वाले। ऐसा हो नहीं सकता कि 60 क्वेश्चन आए और उसमें से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हों जो हमें समझ में ना आए और हमें कंफ्यूजन हो जिसमें, है ना। अगर आपको 60 क्वेश्चंस अदरवाइज मिलते और कोई चॉइस नहीं मिलती तो भी आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर कर लेते उसमें से। आई एम 100% श्योर। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। प्लीज़ टेक केयर ड्यूरिंग व्हेन यू सॉल्व द पेपर, कि उसमें कोई गलती आपसे ना हो जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा करो, गो एंड शो ऑफ। थैंक यू।